नमस्कार सभी को। वेलकम बैक इन द सेकेंड सेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन टुडेज क्लास, आज के क्लास में हम लोग सेल के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और आगे हम लोग सेल थ्योरी पे जाएंगे और उसके आगे भी हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सेल के डेफिनेशन में ही कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कहा जाता है। तो सेल को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पे ये जो तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल। सेल के डेफिनेशन में कहते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक आवर बॉडी। हमारा बॉडी जो है, पूरा का पूरा बॉडी अभी फिलहाल फंक्शन कर रहा है, लिविंग है। ठीक है, इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ईच ऑर्गन फंक्शनिंग इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, तो हमारा बॉडी लिविंग है कि नहीं? ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये बहुत सारे और भी बहुत सारे सिस्टम्स है। सारे के सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी लिविंग है, सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर किसी एक सिस्टम को थोड़ा और क्लोजली पढ़ा जाए और उसको उसमें का मेन ऑर्गन, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स मेन ऑर्गन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड फर्स्ट। ठीक है, if you observe this blood properly, then you will see कि ये जो ब्लड है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है और वो सेल अपना फंक्शन कर रहा है ठीक से, तब जाके ये सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और हर एक सिस्टम हमारे बॉडी में इस तरीके से काम करता है। तो काम तो सिस्टम कर रहा है, ऑर्गन कर रहा है, पर बना किस चीज से है? लिविंग। मेन कंपोनेंट कौन है यहाँ पे? मेन कंपोनेंट है सेल। अगर किसी ऑर्गन को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, इसका स्ट्रक्चर, तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो ऑर्गन पूरा सेल से बना है और हर एक सेल उसमें काम कर रहा है अच्छे तरीके से, इसलिए वो ऑर्गन काम कर रहा है अच्छे तरीके से। और वही है रीजन कि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सच्चाई क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ क्या है लाइफ का? द सेल। जिंदा क्या है असल में? वो सेल। वो सेल जिंदा है इसलिए वो ऑर्गन जिंदा है, वो ऑर्गन जिंदा है इसलिए वो ऑर्गन सिस्टम जिंदा है, और वो ऑर्गन सिस्टम जिंदा है तो हमारा और पूरा का पूरा बॉडी जो है सर्वाइव कर रहा है, सूटेबल है लिविंग के लिए। आई बात समझ में? इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। एम आई वेरी क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई द सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। ये जो इतना बड़ा बॉडी है, सारा का सारा ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो अल्टीमेटली किस चीज से बना है? सेल से बना है। एक सेल था, डिवाइड हो के मल्टीप्लाई हो के बहुत ज्यादा हो गया और वैसे ही पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना दिया। इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चरल है, वही स्ट्रक्चर देता है। और जब हम और अंदर और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सेल का जो फंक्शन होता है वो उससे रिलेटेड होता है उसका शेप, या ऐसे भी कह लो कि सेल का जो शेप होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन्स जो है लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी में, और वो लंबा इसलिए है क्योंकि उसका काम है कंडक्ट करना, इंपल्स कंडक्ट करना। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट लगा हुआ है उसमें वायर लगा हुआ है लंबा पतला, है ना? स्विच ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, क्योंकि उस वायर का काम है इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करना, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं और से होता है, उस वायर का काम है इलेक्ट्रॉन मूव कराना, और वो काम करता है, वो लंबा है। सेम उसी हिसाब से हमारे बॉडी में भी एक कंप्लीट सर्किट है, जबरदस्त सर्किट है। और ये सर्किट किस चीज से बना हुआ है? नर्व से बना हुआ है। और नर्व सेल न्यूरॉन से बने होते हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं लंबे। अब क्योंकि उनको कंडक्ट करना है इसलिए वो लंबा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेल्स है हमारे बॉडी में कि उनके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप रहता है, या उनका शेप के हिसाब से उनका फंक्शन बांटा गया रहता है। ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। एक बेसिक जो डेफिनेशन दिया गया है सेल का, वो डेफिनेशन समझ में आपको आया होगा। ठीक, अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ने से पहले आप लोग को यह समझना होगा कि सेल थ्योरी हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम लोग सेल थ्योरी
it is very important for us to understand. See children, कभी भी कोई चीज का जब खोज होता है, सेल कभी उस वक्त 1665 में या 1700 में मान लीजिए, जब ये चल रहा था बातचीत पूरा एकदम कि सेल किस तरीके से आया है, कौन सारे साइंटिस्ट एक दूसरे के एक दूसरे से के होड़ में आगे जाना चाह रहे होंगे, सब चाहते होंगे कि सेल सेल के बारे में खोज करके हम बता दें, तो बहुत सारा चीज केओस चल रहा होगा। तो जब सेल एक बार फॉर्मुलेट हो गया, एक बार मिल गया सेल, सबको पता चल गया कि हाँ ये सेल है, इस तरीके से दिखता है, सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जब समझ में आया होगा तो एक लॉजिकल कंक्लूजन दिया गया लोगों को समझ में आने के लिए कि भाई सेल है क्या। तो एक दो लाइन में जो लॉजिकल कंक्लूजन कंक्लूड करके सारे लोग उस समय जो है हम लोग के लिए उस समय लोग जो रहते थे उस समय के लिए ये दिया गया उन लोगों को समझने के लिए कि भैया सेल एक्चुअली है क्या, एक ओवरव्यू सेल का उन्होंने वो सेल थ्योरी में दे दिया। ठीक है, कैसे सेल थ्योरी एग्जिस्ट किया वो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, मथायस श्लेडन और थियोडर श्वान, जो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है, और थियोडर श्वान जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। So let us talk about the cell theory. सेल थ्योरी में दो मेन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। वो जो दोनों साइंटिस्ट हैं उनमें से एक है स्लाइडन, ठीक है, मथायस श्लाइडन। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। मथायस श्लाइडन 1838 के दौरान ये कुछ अलग अलग प्लांट्स के सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, काम कर रहे थे उस पर। ठीक है, उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, सेल्स को एग्जामिन किया, और उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि एक ही प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ रहे हैं, जब अंदर देख रहे हैं सेल को, तो वो एक ही प्लांट अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ है। ठीक है, मतलब वन सिंगल प्लांट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही वाज वर्किंग ऑन, पहले तो आप समझ लीजिए ये जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है, कर क्या रहे थे, ये काम कर रहे थे वर्किंग ऑन प्लांट सेल। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि अ प्लांट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। एक प्लांट जो है अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बन सकता है, फिर बाद में उसको हम लोग क्या कहें, टिश्यू कहें। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है जिसका फंक्शन ही अलग हो गया तो उसको टिश्यू कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो बाद में जाकर टिश्यू बन जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उसके बाद में उसी दौरान पैरेलली चल रहा होगा, आए थियोडर श्वान। थियोडर श्वान करीब करीब 1839 के समय, 1839 के समय he was also working on cells, but he was working on plants and animal cells both together. दोनों साथ साथ प्लांट सेल्स को भी वो ऑब्जर्व कर रहे थे और एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन, working on animal cell and plant cell। ठीक है, व्हाट वाज द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया, उन्होंने बताया पहले वो एनिमल सेल को ऑब्जर्व किए। ठीक है, एनिमल सेल को जब ऑब्जर्व किए तो उन्होंने देखा कि सेल का जो एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री है वो एक पतले परत से बना हुआ है। ठीक है, आउटर बाउंड्री से बना हुआ है, मतलब इट हैज ए आउटर लेयर। ठीक है, स्मॉल फाइन आउटर लेयर।
ऑफ एन एनिमल सेल, सारे एनिमल सेल को जब वो ऑब्जर्व किया अलग अलग टाइप्स के, तो उनको एक ये कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दिया कि जो है वो सब एनिमल सेल जो है एक आउटर कवरिंग जो है ऊपर है। ठीक है, ये ऑब्जर्व। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है, उन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स हैव अ आउटर कवरिंग, ठीक है, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ इट इज known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आप एक डायग्राम में देख के समझ लीजिए, ये एक सेल है, ठीक है, सेल सेल जो है और इसके अंदर न्यूक्लियस मान लीजिए। उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग जो है उनको दिखाई दिया सारे के सारे एनिमल सेल में। ठीक है, लेकिन जब वो प्लांट सेल को ऑब्जर्व किए तो थोड़ा वो चौंक गए, क्योंकि हुआ क्या कि जब वो प्लांट सेल में देखें ऑब्जर्व करके सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल में, तो उन्होंने देखा ये आउटर कवरिंग तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट तो है, लेकिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावे एक और आउटर कवरिंग है उन प्लांट सेल्स के ऊपर। समझ में आया? और उसको उन्होंने कहा सेल वॉल। इट इज एडिशनल प्रोटेक्शन अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल भी है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ सेल वॉल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उन्होंने जब एक और कंक्लूजन दिया, उन्होंने दूसरा कंक्लूजन जो दिया, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन there is a additional covering. In addition to cell membrane, there is an additional covering called cell wall was seen. ठीक है, उन्होंने कंक्लूड किया कि हमने देखा प्लांट सेल्स को, अलग अलग सेल्स को सेल मेम्ब्रेन के अलावे एक और आउटर कवरिंग था उसमें, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये एक सेल है, प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, ये आउटर कवरिंग हो गया, ठीक है, ये आउटर कवरिंग हो गया। उस समय तो पता नहीं था, आज तो हम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने देखा कि इस आउटर कवरिंग के अलावे एक बाहर से एक और परत दिखाई दे रहा है, और इसको उन्होंने क्या कहा? सेल वॉल। ठीक है, श्वान साहब क्योंकि वो दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक और बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि बॉडीज ऑफ all plants and animals bodies of all plants and animals are composed of cells and its product। ठीक है, उन्होंने कहा कि बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि जितने सारे प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स इस नेचर में हैं, सब के सब सेल से बने हुए हैं। द बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? अब डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि सेल का प्रोडक्ट क्या होता है। सेल तो समझ में आ गया, वही पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? समझिए ध्यान से। कनेक्टेड टू
कनेक्टिव टिश्यू जब हम लोग पढ़ते हैं, और मान के चलिए ब्लड का एक एग्जांपल ले लीजिए, ब्लड जब देखिएगा तो ब्लड को जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलेंगे, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सेल के अलावे और भी बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे, जैसे प्लाज्मा हो गया, सर्टेन प्रोटीन्स हो गए, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। ये सब कौन बनाया है? ये सब सेल ही बना के देता है, ठीक है, समझ में आया? तो उसको कहते हैं हम लोग सेल प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट, सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी प्लांट और एनिमल बना है, चाहे हम ही, हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी है वो सब सेल ही बनाया है कि नहीं? ठीक है, हम लोग बाहर से वही चीज देते हैं बॉडी के अंदर जो इसको जरूरत है, बाकी जो सरवाइव करने के लिए उसको जो भी चाहिए वो अपना खुद का काम कर लेता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये लाइन कहा था कि बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। क्लियर? अब देखिए, स्लाइडन और स्वान दोनों ही एक साथ मिलके सेल थ्योरी को पोस्टुलेट किए, ठीक है। अब सेल थ्योरी को पोस्टुलेट कैसे किए, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्मुलेट किया कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, और भी बहुत सारे दूसरे जो है वो भी हो, सब के सब सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। लेकिन इस सेल थ्योरी में एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि नए सेल्स कैसे आते हैं, नए सेल्स कैसे आते हैं। उसको, उसका सॉल्यूशन जो है 1855 में रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने इसको सॉल्व किया। उन्होंने इन 1855, साइंटिस्ट नेम रुडोल्फ वर्चो, he added one point there and said, उन्होंने ये ऐड किया कि नए सेल्स जो आते हैं वो सेल डिवाइड होके बनते हैं। तो जो नए सेल आए हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना है डायग्राम से, तो देखिए, समझिए, यहां जैसे कि यहां पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब ये सेल मल्टीप्लाई कर, सेल डिवाइड करता है। उन्होंने बताया कि सेल डिवीजन करता है, और जब सेल डिवीजन करता है तो वो नंबर में इंक्रीज करता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है ना, बॉडी बड़ा नहीं हो जाता है। सेल डिवीजन का मतलब हुआ सेल जो है बट गया, पहले एक था अब दो हो गया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड करके नंबर बढ़ता है। और हम लोग अगर पूछे सवाल कि सेल कहां से आया, तो सेल आता है उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे, देखिए ध्यान से, यहां पे ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये सेल डिवाइड किया और दो बन गया, यहां पे एक सेल और यहां पे दूसरा सेल। एक ही सेल था, डिवाइड होके दो सेल बन गया, समझ में आया? तो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया था, रुडोल्फ साहब ने बताया था। कब, 1855 में, ठीक है। ही सेड दैट सेल डिवाइड्स एंड इंक्रीजेस इन नंबर, ठीक है। एंड व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन दैट कि सेल आया कहां से, तो सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर पूछेगा कोई कि ये सेल कहां से आया, तो कहोगे आप इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है ये दोनों। अगर पूछिएगा ये कहां से आया, तो ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया होगा, समझ में आया? तो ही एडेड दिस पॉइंट, इन साइंटिस्ट के नाम के नीचे उनका दिया हुआ पॉइंट लिख दे रहे हैं। और वो तीसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट जो है, वो कहते हैं ऑल सेल arises from its pre-existing cell. Alright? तो मोटा मोटी आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा सेल थ्योरी के बारे में। एक बार रिकैप्चुलेट कर देते फिर से। Matthias Schleiden, a German botanist, he worked on different type of plant cells. ठीक है? And then what he concluded that there are different type of cells present in the plant, and they form a tissue, and then they have a specific function in the plant. तो उन्होंने कहा कि एक प्लांट जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बन सकता है। लेटर उसको हम लोग क्या कहें, टिश्यू कहें।
दूसरा है श्वान, वो 1839 में उसी दौरान उन्होंने ही वाज वर्किंग ऑन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ टुगेदर, ऑलराइट। और उनका कंक्लूजन था, जब वो एनिमल सेल देखें तो उन्होंने देखा कि एनिमल सेल का जो एनिमल सेल में एक आउटर लेयर दिखाई दे रहा है, जो आखिरी लेयर है, ठीक है, एक परत दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारा का सारा काम चल रहा है। तो उन्होंने ये पहला पॉइंट दिया कि द एनिमल सेल्स हैव आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, ठीक है। आज उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा इस मेम्ब्रेन के अलावे एक और आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये आउटर कवरिंग है, और ये जो ब्लैक वाला है उस आउटर कवरिंग के अलावे एक और आउटर कवरिंग दिया है। हर प्लांट सेल में ये एक यूनिक फीचर दिखाई दिया। सेल वॉल वाज अ यूनिक फीचर इन प्लांट सेल। ये किसने कहा? श्वान ने कहा कि सेल वॉल जो है एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एकदम नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कंक्लूजन दिया था उन्होंने। दोनों अपने अपने काम को एक साथ लाके कोशिश किया कि लोगों को ये बात समझ में आए कि सेल एक्चुअली है क्या। तो उन्होंने एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया और उन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स जो है सेल से बने हैं या तो उसके प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक था कि नया सेल कैसे आया वो पता नहीं था, क्योंकि डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट इन दोनों में से किसी ने बात नहीं किया था डिवीजन के बारे में। सेल डिवाइड भी करता है, इन दोनों साइंटिस्ट में से किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया था। तो वो पॉइंट जो है मिसिंग था वहां पे, ठीक है। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने इसका प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया सेल डिवीजन का। उन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करता है भैया, एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल बनता है और वो दो सेल बाकी और दो सेल बनाएंगे, समझ में आया। और इस तरीके से नंबर बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो नए सेल्स आते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, समझ में आया। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आने का ये सेकंड पॉइंट जो है उन्होंने दिया और सेल थ्योरी यहां पे कंप्लीट हो गई। क्लियर। तो अभी आप लोगों को कम से कम इतना समझ में आया होगा कि ये दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन और तीसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो का कंट्रीब्यूशन, आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा मेन हो जाता है और तब जाके इस पॉइंट के हेल्प से ये सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अबाउट द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच के डिफरेंसेस का। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव कहा जाता है, वो लोग बहुत पुराने हैं, पहले वही आए थे। उसके बाद वो थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा चेंजेस हुआ सेल के अंदर, फिर उसके बाद वो यूकैरियोटिक बन गया और यूकैरियोटिक बन गया उसके बाद वो फिर मल्टीसेलुलर बना, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन होते चला गया, ठीक है। थोड़ा हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच के बेसिक डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ लेंगे, प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है मेनली फोकस एनिमल और प्लांट सेल पे ही है, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है।